हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एसएससी प्रेपरेशन। डिस्कस करने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हम लोग जीन पियाजे की पूरी थ्योरी को डिस्कस करेंगे और अलोंग विद क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में इस बात का पता चल सके कि क्वेश्चन आंसर किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो चलिए थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे ने दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे कौन से देश के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड। और जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। जीन पियाजे ने ह्यूमन डेवलपमेंटल की कुछ स्टेजेस दी और उन्होंने बोला कि जो ह्यूमन की डेवलपमेंट है वो 4 बेसिक स्टेजेस में होती हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। जो ये सेंसरी मोटर स्टेज है, इसको हम और बोलते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। इस स्टेज की ड्यूरेशन है 1 to 2 ईयर्स और इस स्टेजेस की कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एब्सेंस ऑफ द लैंग्वेज, इस स्टेज में बच्चे के पास लैंग्वेज नहीं होती, वो अपने विचारों को बोलकर प्रकट नहीं कर सकता। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। जैसे लगभग वो 1.5 साल का हो गया, तो अगर उसको कोई चीज़ दिख जाती है तो वो उस चीज़ को लेने के लिए भाग पड़ता है, वो रेंगता हुआ जाएगा उस चीज़ को लेने के लिए, तो इसको हम कहते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। सेपरेशन एंग्जाइटी, अगर बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया जाए, कोई और इंसान आकर उसको उठा लेता है तो बच्चा रोने लग पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चे में सेपरेशन एंग्जाइटी हो जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, अगर कोई चीज़ बच्चे ने देख ली है तो वो बच्चा, चाहे वो चीज़ हमने बच्चे के पास से अब हटा ली है, लेकिन फिर भी बच्चा उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करेगा कि वो चीज़ थी और वो चीज़ उसकी कहाँ गई है। डेफर्ड इमिटेशन, डेफर्ड इमिटेशन का मीनिंग है कि जैसा व्यवहार हम बच्चे के साथ करते हैं, जैसे बच्चे को हम लोग बेव करना सिखाते हैं, तो बच्चा क्या करेगा कि कुछ समय के बाद बच्चा उस व्यवहार को रिपीट करेगा, बच्चा भी बेव करना सीख जाएगा। मतलब कि बच्चा नकल करता है ह्यूमन बिहेवियर की, उसको देखते हुए कुछ समय के बाद, तो इसको हम कहते हैं डेफर्ड इमिटेशन। चलिए इस स्टेज में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो जीन पियाजे की कौन सी स्टेज में आती है? इंद्रिय जनित अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इंद्रिय जनित गामक अवस्था का मतलब है हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज, तो जो ये फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, इसी में आती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब वस्तु स्थायित्व। तो बच्चे के पास अगर उसने किसी चीज़ को देख लिया है तो चाहे वो चीज़ बच्चे को सामने नहीं भी दिख रही, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करता है, इसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। नेक्स्ट स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज और इस स्टेज की ड्यूरेशन है 2 to 7 ईयर्स। इस स्टेज को हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस स्टेज की स्पेशलिटीज़ देख लेते हैं। ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिक का मतलब है कि बच्चा सिर्फ अपने ही ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देता है, वो बाकियों के ओपिनियन को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। उसको लगता है कि जैसा वो सोचता है वैसे ही सभी सोचते हैं, सिर्फ अपने विचारों को इम्पोर्टेंस देता है, इसको कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। इरिवर्सिबिलिटी, इस स्टेज में बच्चे में रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। जैसे हमने उसको बता दिया कि 2 और 4 6 होते हैं, तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि 4 और 2 भी 6 होते हैं, 5 और 1 भी 6 होते हैं, अभी वो चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाएगा। एनिमिज्म, एनिमिज्म का मतलब है कि बच्चा जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको भी लिविंग मानता है। जैसे बच्चा ग्राउंड में गिर गया तो हम जल्दी से जाएंगे और थोड़ा सा ज़मीन को 1-2 थप्पड़ लगा देंगे, तो बच्चे को लगेगा कि मुझे चोट लगी है, अब ज़मीन को 1-2 थप्पड़ पड़े हैं तो ज़मीन को भी चोट लगी है, और वो खुश होगा कि मुझे चोट लगी तो अच्छा हुआ, इसको भी चोट लगी। इसको हम कहते हैं एनिमिज्म। नॉन लिविंग थिंग्स को भी वो लिविंग मानने लग पड़ता है। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट इलॉजिकल, इसमें वो इलॉजिक देता है और इसको हम और कहते हैं इंट्यूटिव रीजनिंग। कॉज एंड इफेक्ट मतलब कि उसको लगता है कि जो सिर्फ कॉज उसको दिख रहा है, शायद यही एक कारण है। जैसे धूप में कपड़े सूख रहे हैं तो सिर्फ धूप में नहीं कपड़े सूखते, कपड़े तो हवा के साथ भी सूख जाते हैं। और जैसे रात को डालेंगे हम लोग धोकर तो सुबह अगर गर्मी का मौसम है तब भी सूख ही जाएंगे। लेकिन बच्चे को अगर ये लग रहा है कि सिर्फ धूप आई है और कपड़े सूख रहे हैं, तो वो सिर्फ इसी लॉजिक को अंडरस्टैंड करेगा कि कपड़े सिर्फ धूप में ही सूखते हैं। इसको हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कि जो उसको लगता है सिर्फ उसी को, उसी इफेक्ट को, उसी कॉज को वो ठीक मानेगा।
सेंट्रेशन, सेंट्रेशन का मतलब है वन वे ऑफ थिंकिंग। जैसे ये पेन आपको दिख रहा है तो बच्चा ये सोच सकता है कि ये पेन रेड कलर का है, लेकिन वो ये सिर्फ वन वे थिंकिंग हुई अभी वो ये बातें नहीं सोच पा रहा है कि पेन लिखने के लिए भी यूज़ हो सकता है, इस पेन की हेल्प से हम पेंटिंग भी कर सकते हैं। मतलब कि वो किसी भी चीज़ के सिर्फ वन एस्पेक्ट को देखेगा और अदर एस्पेक्ट्स को वो नहीं देख पाएगा। इसको हम लोग कहते हैं सेंटोरेशन, सिंबॉलिक थॉट। अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके माइंड में क्या सिंबॉलिक थॉट आ गया, किसी भी चीज़ को लेकर उसके दिमाग में थोड़े स्कीमास बनने स्टार्ट हो जाते हैं, मेंटल इमेजेस बनने स्टार्ट हो जाती हैं। मेक बिलीव प्ले, जैसे बच्चा डॉक्टर डॉक्टर खेलता है तो इसको हम कहते हैं बिलीव प्ले। बच्चा बहुत सारी गेम्स खेलता है जो उसकी रियल लाइफ से अटैच्ड होती हैं। ट्रांस डिडक्टिव रीजनिंग, ट्रांस डिडक्टिव रीजनिंग है कि अभी बच्चा रीजनिंग तो कर रहा है लेकिन रीजनिंग प्रॉपर नहीं है। जैसे उसने एक कैट देख ली है, उसकी 4 टांगें हैं तो उसको लगेगा कि जिस भी जानवर की 4 टांगें हैं शायद वो कैट ही होती है। अगर उसको एक कुत्ता दिख गया, उसकी 4 टांगें हैं, तो वो ये मान सकता है कि ओह ये तो भी कैट है क्योंकि इसकी 4 टांगें हैं। अभी उसकी रीजनिंग इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, वो रीजनिंग भी अभी कहीं ना कहीं वन डायरेक्शन में ही चल रही है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, संज्ञानात्मक विकास में स्व केंद्रीयता का क्या अर्थ होता है। स्व केंद्रीयता का मतलब है ईगो सेंट्रिज्म। ये पूछ रहा है कि ईगो सेंट्रिक होने का क्या मतलब है। स्वार्थी होना, किसी स्थिति में एक आयाम पर धारणा को केंद्रित करना, किसी क्रिया या वस्तु का मानसिक रूप से चित्रण करना, यह मान लेना कि दूसरे व्यक्ति भी संसार को वैसे ही देखते हैं जैसे वह देखता है। तो ईगो सेंट्रिक का मीनिंग हमसे इसमें पूछा गया। ईगो सेंट्रिक का मीनिंग होता है कि सिर्फ अपने ही ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देना। बच्चे को लगता है कि जैसा वो सोचता है वैसे ही सारा लोग सोचते हैं, तो इसको हम कहते हैं ईगो सेंट्रिक होना, स्व केंद्रित होना। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टेज है थर्ड स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज की ड्यूरेशन है 7 to 11 ईयर्स और इसको हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस स्टेज की कुछ स्पेशलिटीज, थिंकिंग लॉजिकली अबाउट द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, अप्लाई लॉजिक टू इंटरप्रेट द थिंग्स। इसमें बच्चा चीज़ों को लॉजिक देखकर एक्सप्लेन कर सकता है कि जैसे एक बॉटल में पानी भरा है, 2 बीकर्स में पानी भरा है 1 kg 1 kg, लेकिन बच्चा ये समझ जाएगा कि अगर बीकर की लंबाई ज़्यादा है तब भी उसमें 1 kg ही वाटर आ रहा है और दोनों बीकर्स में स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ही आ रहा है। जैसे छोटे बीकर में और बड़े बीकर में स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ही है, ये 1 kg। सिर्फ इस बीकर के डायमेंशंस चेंज होने से, लेंथ ब्रेड चेंज होने से चीज़ों को फ़र्क नहीं पड़ता है। कॉन्जर्वेशन आ जाती है बच्चे में, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। अब उसको पता है रिवर्सिबिलिटी का मतलब 2 + 5 भी 7 ही होते हैं और 5 + 2 भी 7 ही है, 6 + 1 भी 7 ही है। बच्चा चीज़ों को रिवर्स करके देख सकता है। क्लासिफिकेशन, बच्चा चीज़ों को क्लासीफाई कर सकता है अकॉर्डिंग टू दियर शेप, अकॉर्डिंग टू दियर साइज, अकॉर्डिंग टू दियर कलर। सीरिएशन, सीरिएशन का मतलब है कि बच्चा चीज़ों को सीरियल में लगा सकता है, वो चीज़ों को असेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकता है, वो चीज़ों को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 11 से 15, 7 से 11, 2 से 7 या फिर 0 से 2। इसमें पूछ रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है, तो इसके लिए राइट ऑप्शन होगा 7 से 11। ये थर्ड स्टेज के बारे में पूछ रहा है और थर्ड स्टेज की जो ड्यूरेशन है वो होती है 7 से 11 ईयर्स। लास्ट स्टेज थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज की ड्यूरेशन है 11 to 15 ईयर्स और 11 ईयर्स और इससे ज़्यादा। इस स्टेज में बच्चे में क्या चीज़ आ जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, लॉजिक आ जाता है। अब बच्चा जो है वो अमूर्त चीज़ों के बारे में भी सोचने स्टार्ट कर देता है। कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में तो वो थर्ड स्टेज में सोच रहा है, लेकिन अब जो वो चीज़ें उसके सामने नहीं हैं उन चीज़ों के बारे में भी वो सोच सकता है। इस स्टेज में बच्चे में मॉरल रीजनिंग डेवलप हो जाती है। इस स्टेज में बच्चे में इथिक्स, सोशल वैल्यूज़ भी डेवलप होने स्टार्ट हो जाती हैं। बच्चा हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग कर सकता है, मतलब कि वो चीज़ों को साइंटिफिक वे में सोच सकता है कि जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो इसका इकोनॉमी के ऊपर, जीडीपी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये सब चीज़ें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट वे में, एक लॉजिकल वे में सोच सकता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, मतलब कि फोर्थ स्टेज के बारे में पूछ रहा है कि इसकी क्या एक महत्वपूर्ण विशेषता है। परिकल्पनाओं के मूल्यांकन की क्षमता, मूर्त चिंतन, आत्म केंद्रित विचार या फिर तार्किक गुणवत्ता। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है परिकल्पनाओं के मूल्यांकन की क्षमता, मतलब कि इसमें बच्चा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में भी सोच सकता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है, वो हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग कर सकता है। जो ये मूर्त चिंतन लिखा है, कॉन्क्रीट
थिंकिंग, कॉन्क्रीट थिंकिंग तो थर्ड स्टेज में होती है, और नीचे ईगोसेंट्रिक के बारे में लिखा है। और जो इसका राइट ऑप्शन है कि जो हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, लास्ट स्टेज है, उसमें बच्चा क्या कर लेता है, उसकी थिंकिंग कैसी होती है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर लेता है। इसका राइट ऑप्शन ए होगा, परिकल्पनाओं के मूल्यांकन की क्षमता। इस वीडियो में हमने डिस्कस किए जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में। अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल एसएससी प्रिपरेशन को विजिट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को विजिट करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।